नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम आपको देते हैं दिन की सबसे बड़ी अहम खबरें और उसके पीछे की असल खबर। अब आज की सबसे अहम खबर से शुरुआत करते हैं न्यूज डिकोड की। खबर एक बयान की जिससे सरकार की छवि पर डेंट लगता दिख रहा है। यह बयान ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का है, जिसके सहारे विपक्ष मोदी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर रहा है। कौन है जैक डॉर्सी, ये बताएंगे, लेकिन इसके पहले वो बयान क्या है और क्या रिएक्शंस आए, रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के साथ मीटिंग करते शख्स को देखिए। ये शख्स कभी दुनिया के सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी हैं, जो इन दिनों चर्चा में बने हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। डॉर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी तक दी गई। डॉर्सी का ये बयान जैसे विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का एक और नया मौका दे गया। जैक डॉर्सी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दफ्तर बंद कर देंगे, आपके एम्प्लॉयज के घर पे छापे पड़ेंगे, जो शायद पड़े भी, जो जैक डॉर्सी कह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जैक डॉर्सी ने क्या कहा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने कि सरकार के खिलाफ आलोचना का एक स्वर होता है, वो जेल में होता है। दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी कहती है कि डॉर्सी सफेद झूठ बोल रहे हैं। उसको स्थापित किया उन्होंने किसी के साथ मिलकर, और इस प्रकार की बेबुनियाद वो आरोप लगाते हैं। वो क्या चाहते थे कि भारत में उनकी कंपनी आए और भारतीय कानून के तहत काम ना करे। वो क्या मानते थे, क्योंकि वो एक बड़ी संस्था है तो क्या भारत के कानून उन पे लागू नहीं होने चाहिए? भारत के आईटी मंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उसका जवाब दिया है। ये कौन है जैक डॉर्सी, जिनको ट्विटर ने खुद ही निकाल दिया? उनका पूरी सोच भारत के खिलाफ की थी। यानी कांग्रेस और विपक्ष डॉर्सी के बयान को इंडोर्स करने में जुट गए हैं। बीजेपी डॉर्सी को खारिज करती है तो विपक्ष उनकी बात को सच मानकर सरकार पर हमला बोल रहा है। वैसे सच क्या है ये तो सरकार जानती है, या फिर जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी के दावे पर या उनके इंटरव्यू पर, उनकी कई बातों पर कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं, नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि डॉर्सी का बयान एक तरह से फीड कर रहा है, संजीवनी की तरह काम कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है जो विपक्ष पिछले दिनों कहता रहा है जब सत्र चला। सोशल मीडिया, सरकार और उसके संबंध आज हम डिकोड करके बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा ताना बना इसके इर्द गिर्द। पहली बात, हर देश का अपना एक संवैधानिक कानून होता है। मुख्यधारा मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, उसे उस कानून को मानना ही पड़ेगा, बाध्यता है उसकी। कृषि कानूनों के विरोध के वक्त जो आंदोलन चल रहा था राजधानी में, उसे पूरी दुनिया देख रही थी। हमने, आपने, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा था कि कैसे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर हंगामा किया था, जो पहले से नियोजित लग रहा था। शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की उस वक्त जिम्मेदारी थी। उस वक्त हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। माहौल बिगड़ने की आशंका सबको थी, केवल सरकार को नहीं। और ऐसे में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने में किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? माहौल को बिगाड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर एक्शन, क्या गलत बात है? दूसरी बात, अगर सरकार कानून के खिलाफ ट्विटर को कोई निर्देश दे रही थी तो इतनी बड़ी संस्था है, वो देश के संविधान और कानून के तहत जो लॉ की व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, वहां तक भी पहुंच सकती है अपनी बातों को कहने के लिए। और अब इतने लंबे अरसे के बाद इन सारी बातों का खुलासा इंटरव्यू में करना केवल अपने आज के लाए गए प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का एक टैक्टिस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अरब सागर से लगे राज्यों से जुड़ी हुई है और बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपके पास में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। यह बताया जा रहा है कि 15 जून को दोपहर में कच्छ जिले के जखो पोर्ट से यह तूफान टकराएगा और इसको लेकर देश की सरकार और प्रदेशों की सरकार अलर्ट मोड में है।
लहरों के बेहिसाब मचलने की तस्वीरें गुजरात के द्वारिका की हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। बिपरजॉय तूफान 15 जून दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात ये कि तूफान कुछ कमजोर पड़ा है, हालांकि ये अब भी खतरनाक ही है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी के तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जिस विस्तार में साइक्लोन हिट होना है, वहाँ की जनता भी देखेगी और उसको वो सिक्योर है। हमारे लिए सब लोग हमको बचाने के लिए सब लोग रेडी है, उसका एहसास होगा। मैं मेरी सेना को वंदन करता हूँ। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों की मीटिंग ली। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का केवल आप इंतजाम कर सकते हैं, उसे आप ना तो टाल सकते हैं और ना ही उसके आ जाने पर कोई और किसी और पर आप इसका ब्लेम डाल सकते हैं। तैयारी अधूरी रहे तो दिक्कत होती है। देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, इतिहास रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक तूफान आ क्यों रहे हैं, और जैसा सरकार ने भी आज चिंता जाहिर की कि बार बार क्यों आ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं इसे। हाल के कुछ सालों पर आप नजर दौड़ाएं, भारतीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला लगातार बढ़ता दिखा है। ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का एक साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र में बनने वाले चक्रवातों की वजह यही तापमान का डिफरेंस है। चक्रवात की शुरुआत समुद्र के गर्म क्षेत्र से होती है, जहां से उठने वाली हवा कम वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट करती है, बनाती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर आती है, उसे नमी मिलती है तो घने बादलों में तब्दील होती है, और ऐसे में नीचे की खाली जगह को भरने के लिए नम हवा बड़ी तेजी से उसकी तरफ चलती है और ऊपर की तरफ उठती है। यही चक्रवात कहलाता है, यही चक्रवात की वजह बनता है। और ये चक्रवात जिस तेजी से आता है, तबाही लाता है। अक्सर इस तरह के तूफान जब कभी भी आए हैं तो तबाही की तस्वीर पीछे छोड़ गए हैं, और इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है। दुनिया इस पर चिंता भी कर रही है, काम करने का दावा भी करती है, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, कुदरत को नुकसान पहुंचाने वाली, ये सिलसिला थमने वाला नहीं जब तक सारी दुनिया के वासी इस पर काम ना करें। चलिए अगली खबर राजनीतिक तूफानों से जुड़ी हुई है। राजनीति में हमेशा एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन एक सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है और कांग्रेस पार्टी पर लगता है, वो है परिवारवाद का। परिवारवाद से जुड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस को एक बार फिर अवसरवाद और परिवारवाद पर जमकर घेरा है। अब जब कांग्रेस पर वार हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर बार की तरह इस बार भी सामने खड़े होकर तीखा जवाब देते नजर आए हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। ये सोमवार की तस्वीरें हैं जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की हैं, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दौरा किया था। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। प्रियंका ने अपने जबलपुर दौरे में शिवराज सरकार और मोदी सरकार को जमकर घेरा था। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने राहुल और प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी बताया और एक बार फिर से परिवारवाद का राग अलापा। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं, वैसा ही कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। राव के कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप का जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ इस तरह दिया। अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे।
रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए। सच्चाई यही है कि परिवारवाद तकरीबन हर दल में है। किसी पार्टी के शीर्ष स्तर पर परिवारवाद है तो कहीं प्रादेशिक और जिला स्तर तक ये दिखता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहकर निशाना साधा, पर सवाल ये उठता है कि आप परिवारवाद के मुद्दे पर कब तक कांग्रेस को घेरेंगे और क्यों घेरेंगे। राव के बयान में कितना नमक कितना दम है, इसको हम पहले भी कई बार डिकोड कर चुके हैं जो आरोप लगते हैं, लेकिन आज फिर करते हैं। मान लीजिए कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्रीय मिनिस्टर किसी भी प्रदेश में पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आते हैं, तो क्या उन्हें भी प्रवासी पक्षी कहा जाएगा। ये इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने स्टार प्रचारक होते हैं, उनकी अपनी शैली होती है। जैसे पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री थे जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और उनकी शैली, उनके बयानों ने यहाँ भी कई बार सियासी गलियारे में आग लगाई। किसी शहर या राज्य के वो होते हैं लेकिन जाते पूरे देश में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक जिनकी हम बात करें। ऐसे में किसी नेता की तुलना किसी पंछी से करना, उसे साइबेरियन पक्षी कहना क्या वाकई उचित है और क्या इसका नैतिक अधिकार किसी को है। मुरलीधर राव खुद तेलंगाना के रहने वाले हैं। परिवारवाद को लेकर जो आरोप लगा, जिस पर आज बहस चढ़ी, तो किस दल में परिवारवाद नहीं है, हर दल को टटोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिसमें खुद एग्जाम्पल दिया और मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई नाम गिना दिए, ऐसे कोई दल को आप ढूंढ कर बताएं जहां परिवार में एक से अधिक पीढ़ियों के लोग मौजूद ना हो। हालांकि बीजेपी इसका भी उत्तर देती है, वो कहती है कि कांग्रेस का परिवारवाद हमारे परिवारवाद से बिल्कुल अलग है, यहां काम करने वाले और वहां केवल नाम वाले लोग आते। चलिए खैर, ये बहस नई नहीं है और ये बहस थमने वाली भी नहीं है। लगातार इस विषय के ऊपर बहस चलती रहेगी और दुनिया भर के ऐसे नाम और परिवार गिनाए जाते रहेंगे। अगली खबर आपको रायगढ़ से दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी इस बात पर बड़ी प्रसन्न है और कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में। रिपोर्ट देखिए। ये महज कांग्रेस नेताओं के होर्डिंग्स ही नहीं है, ये रायगढ़ में कांग्रेस में चल रही अंतर कलह और गुटबाजी का जीता जागता सबूत है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश भर में बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दूसरी पारी के लिए तैयार होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ रायगढ़ जिला कांग्रेस में रस्साकशी देखने को मिली। आलम यह कि दावेदार बैनर पोस्टर में लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं विधायक तो कहीं मेयर तो कहीं संगठन अध्यक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस पर फिलहाल मौन है। क्यों मौन है, इसका जवाब भी जान लीजिए। चुप्पी साधे बैठे रहने का तो एक ही आशा समझ में आता है कि चुनाव नजदीक है और किसी को बुरी तरह नाराज करके या अपने भीतर व्याप्त अंतर्कलह को सार्वजनिक नहीं करने की मंशा से चुप्पी साधी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का उसे चुनाव में फायदा होगा। आपस में जो युद्ध चल रहा है, होर्डिंग वार, ये आने वाले समय में ये दिखाता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। भाजपा में बहुत सारी गुटबाजी है रायगढ़ भाजपा में, और वो लोग गुटबाजी की बात न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी। बहरहाल मामला इतना सादा सरल नहीं है जितना कांग्रेस का दावा है। चुनाव सिर पर है, कांग्रेस को जीत हासिल करने के लिए गुटबाजी को वक्त रहते थामना होगा। तो सवाल है कि रायगढ़ में कांग्रेस में आखिर गुटबाजी क्यों है, क्या इसकी कोई खास वजह है? चलिए डिकोड कर लेते हैं। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सुनी होगी और ये कहावत हर बार याद आती है जब टिकट बांटने पड़ते हैं, जब नेताओं को पदों पर बैठाना पड़ता है। रायगढ़ में कांग्रेस के कुनबे में दरअसल यही दिक्कत आ रही है। एक टिकट के कई दावेदार हैं और उनके पास कई तर्क हैं अपने दावे के पीछे। वो चुनाव से पहले अभी से अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और इसीलिए होर्डिंग और बैनर का वॉर है। खुद को मजबूत नेता बताने के लिए होर्डिंग पोस्टर से वो सहारा लेते हुए पूरे शहर में अलग अलग अवसरों के ऊपर प्रदर्शन करते हैं, ताकत दिखाते हैं। इसी कड़ी में ये दावेदार मिनिमम प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि दावेदार उन लोगों की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं जिनके खिलाफ वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीधा सा अर्थ ये कि हर चुनाव से पहले तकरीबन हर दल में टिकट के लिए घमासान मचता है। रायगढ़ में कांग्रेस में कुछ नया नहीं हो रहा, आश्चर्य की बात नहीं है। बस मसला ये कि अगर टिकट किसी एक को मिलता है तो क्या बाकी के दावेदार मानकर उसका साथ देंगे, और क्या पहले से इसे मैनेज करने के लिए कोई फॉर्मूला कांग्रेस ने निकाल रखा है।
चलिए, इन सब का जवाब आपको मिलेगा जब चुनाव मैदान में टिकट फाइनल होंगे, चेहरे फाइनल होंगे, और ये जो वॉर चल रहा है पोस्टर का, ये तब क्या असर दिखाता, रंगलाता, देखना होगा। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है और नए वोटर्स से जुड़ी है। बीजेपी अपने मिशन 23 के तहत नए वोटर्स पर फोकस कर रही, कैसे, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में युवा मतदाता सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। युवा वोटर महत्वाकांक्षी होता है और सत्ता पक्ष विपक्ष के दावे वायदों से भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 के तहत नए और युवा मतदाताओं पर खास फोकस कर रही है। इन दिनों पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर महा जनसंपर्क अभियान जारी है। बीजेपी ने अपने सभी 7 मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया है। बीजेपी ने आम जनता से संपर्क का निर्देश दिया है। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा है। रमन सरकार के कार्यों का प्रचार करने के लिए कहा है। साथ ही भूपेश सरकार की कमियां गिनाने का निर्देश है। इसके अलावा नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिली है। तो पहली बार वोट डालने वाले हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं, उन सब से हमारा संपर्क का और उसके बाद उनके सम्मेलन का भी कार्यक्रम ये निर्धारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि देश का युवा मोदी जी के साथ है और उनके कार्यों से खुश है। इधर कांग्रेस पीएम मोदी के नौकरी के दावे को खोखला बता रही है। जो नया मतदाता है उसको क्या चाहिए, उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए जो योजना है, आपकी केंद्र सरकार ने उसको धोखा दिया। वादा किए थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 18 करोड़ रोजगार देना था, प्रधानमंत्री 70,000 को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या वादा लेके जाएंगे? कह सकते हैं कि केंद्र या राज्य दोनों जगह चुनाव में युवा मतदाता अहम भूमिका में होते हैं, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए दल अपने अपने हिसाब से रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। चलिए, न्यू वोटर्स को लुभाने के लिए दलों के अपने अपने तरीके हैं, टैक्टिक्स हैं, और सबसे बड़ा हथियार आज की तारीख में सोशल मीडिया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर बड़ा एग्रेसिव और भावनात्मक प्रचार दल कर रहे हैं। इसमें कामयाबी कितनी मिलती है, इसको जरूर हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। अगली खबर अहमदाबाद से है। न्यू लकी रेस्टोरेंट, जिसकी तस्वीरों ने हमें अचंभित किया, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या खास है इस रेस्टोरेंट में, देखिए जरा। अहमदाबाद का एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो मर चुके लोगों के बीच जिंदा लोगों की सेवा कर रहा है। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में न्यू लकी रेस्टोरेंट है, जहां 26 कब्रें हैं। इसका इतिहास 70 साल से ज्यादा पुराना है। रेस्टोरेंट को बनाते वक्त इसके मालिक ने यहां मौजूद कब्रों को हटाया नहीं, बल्कि इनके चारों तरफ लोहे के बाड़े लगा दिए ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। इन्हीं कब्रों के आसपास लोगों के बैठने के लिए मेजें लगाई गई। कब्रिस्तान में होटल बनी है, ऐसे ही 26 कब्र है और सामने एफएम उसका पोस्टर है। 2004 में इधर आके बैठता था। पहले जो सेठ साहब मोहम्मद भाई कर रहे हैं, उसकी दोस्ती के सिलसिले में उसने प्रेजेंट दिया। अंदर 26 कब्र, अंदर दुनिया का झाड़ है। पहली बार देखने पर आपको भले ये तस्वीर अजीब सी लगे, लेकिन रेस्टोरेंट में रोज आने वाले लोग इन कब्रों से बेपरवाह चाय की चुस्कियां लेते हैं, बन मस्का खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ आने से हमारा माइंड, यहाँ चाय और मस्का बन खाते लक्की होटल का, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं, यहाँ दरगाह है यार, वो बैठने से भी हम फ्रेश हो जाते हैं। हालांकि इस न्यू लकी रेस्टोरेंट के आने के बाद कुछ ग्राहकों की सोच बदली है। एक अलग प्रकार का ही मतलब यहाँ फीलिंग आता है। आप देखिएगा तो बगल में यहाँ दरगाहें हैं और दरगाह के बगल में यहाँ आपको जब खाना मिलता है तो मुझे लगता है कि आदमी बिल्कुल कॉमन हो जाता है, विल टू विल, के जहाँ आना है वहीं जाना है और वहीं खाना है, वहीं मिलता है। रेस्टोरेंट मालिक का मानना है कि यहाँ मौजूद कब्रें रेस्टोरेंट में यूनिक पहलू को जोड़ती हैं और बिजनेस के लिए गुड लक भी लाती हैं। चलिए, अजब है लेकिन सत्य है और सबके सामने है। अब देखते हैं कि ये सोच में परिवर्तन कहां तक ले जा पाते हैं। एक रेस्टोरेंट है लेकिन तस्वीरें वाकई बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। आज के न्यूज रिकॉर्ड में इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें iNews 24 और खबरों को डिकोड करने के लिए कल पुनः इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।